वेलकम टू स्टडी क्लासेस। इस सेशन में मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की चर्चा कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक सवाल आपका इससे आता ही है, निश्चित रूप से एक प्रश्न प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पर आता है। तो आप इस प्रॉपर्टीज को ढंग से पढ़ें और इनका यूज कैसे होगा, इनका एप्लीकेशन कैसे करेंगे हम और कैसे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनको आप देखें। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से पहली प्रॉपर्टी जो है जिसको हम P0 कहते हैं वो क्या है? अगर a से b fx dx दिया हुआ है, a से b fx dx को हम लिख सकते हैं a से b ft dt। क्या मतलब है? अगर लिमिट चेंज नहीं हो रही है, फंक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, केवल वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माने a से b fx dx का मान a से b ft dt के बराबर होगा। a से b fx dx बराबर a से b ft dt हम कह सकते हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको P1 कहा जाता है वो बताता है कि a से b fx dx का मान माइनस b से fx dx के बराबर होगा। यानी अगर हम लिमिट बदल देते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में चिन्ह बदल जाता है, माने माइनस चिन्ह आ जाता है। अगर 0 से π/2 दिया है और हम π/2 से 0 लिख दें तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। और जो आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है यानी जिसको हम P2 कहेंगे वो क्या होगा? a से b fx dx का मान a से c fx dx और प्लस c से b fx dx के बराबर होगा। जबकि c क्या है? a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, यानी a से b fx dx को हम दो इंटीग्रल के योग के रूप में लिख सकते हैं। जबकि बीच में एक कोई लिमिट c होनी चाहिए जो a और b के बीच में स्थित है, माने a से बड़ी है और b से छोटी है। a b c वास्तविक संख्याएं हैं। a b and c इज रियल नंबर, a b and c रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं। और जो आपकी P3 होगी जिसको हम चौथी प्रॉपर्टी कहेंगे P3, a से b fx dx का मान a से b fx dx का मान a से b f a प्लस b माइनस x dx के बराबर होगा। a से b fx dx का मान a से b f a प्लस b माइनस x के dx के बराबर होगा। अगली जो प्रॉपर्टी होगी वो कुछ इस प्रकार से है। इसी का एक पार्ट हम कह सकते हैं 0 से fx dx को हम लिख सकते हैं 0 से f a माइनस x dx। यहाँ a से b था, a प्लस b हुआ था, यहाँ 0 से a है तो 0 प्लस a करेंगे तो हमारे पास a ही आएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इसकी बहुत विशेष उपयोगिता है। प्रायः त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होते हैं उनमें हम इस तरीके की प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं और तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। जो अगली प्रॉपर्टी होगी जिसको P5 कहेंगे, 0 से 2a fx dx, 0 से 2a fx dx का मान, यानी लिमिट हमारी क्या है? 0 से 2a है। 0 से 2a का कुछ विशेष मतलब नहीं है। 0 से 2a का मतलब हो जाएगा 0 से 2a fx dx का मान हमारे पास जो प्राप्त होगा वो 0 से a fx dx प्लस 0 से a f2a माइनस x dx के योग के बराबर होगा। 0 से a fx dx प्लस 0 से 2a f2a माइनस x dx।
इसके बराबर हो जाएगा, यानी 0 से 2a fx dx का मान 0 से a fx dx प्लस 0 से f2a माइनस x dx के योग के बराबर हो जाएगा। और जो आपकी छठी और सातवीं यानी P6 और P7 होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। P6 यानी सातवीं प्रॉपर्टी और P7 यानी आठवीं प्रॉपर्टी। जो P7 है, P6 है, वो ये बताता है कि 0 से 2a fx dx के दो मान हो सकते हैं, एक 0 हो सकता है और एक 2 0 से fx dx हो सकता है। अब इनकी शर्तें हैं कि कब कौन सा मान होगा, 0 कब होगा और 2 0 से fx dx कब होगा। यहाँ पर आपकी शर्त होगी यदि f2a माइनस x का मान अगर माइनस fx के बराबर हो जाए, f2a माइनस x का मान अगर माइनस fx के बराबर हो जाता है, तो हमारा जो 0 से 2a fx dx का मान है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि f2a माइनस x का मान fx के बराबर हो जाता है, तो 2 0 से a fx dx के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपकी जो अगली प्रॉपर्टी है 7 नंबर प्रॉपर्टी, वो क्या है, P7 0 से माइनस a से fx dx, इसका मान भी 0 होगा और 2 0 से fx dx होगा। लेकिन इसकी भी दो शर्तें हैं, यानी इसके भी दो मान हो सकते हैं, एक होगा 2 0 से fx dx और एक होगा 0। कब 0 होगा, जब f इज ऑड फंक्शन, यानी f माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो जाए। और दूसरी शर्त यहाँ पर इसके लिए होगी यदि f माइनस एक्स का मान fx हो जाए, यानी अगर इवन फंक्शन है तो 2 0 से fx dx हो जाएगा और अगर ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा। ये आपकी टोटल प्रॉपर्टी हुई और इनका उपयोग बहुत आवश्यक है, बिना इनके उपयोग के आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे। एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, a से b fx dx बराबर a से b ft dt, माने अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है, फंक्शन और लिमिट नहीं चेंज हो रही है, तो हमारे जो इंटीग्रल पर है उसके मान पर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये P0। a से b fx dx का मान माइनस b से a fx dx के बराबर होगा, यानी लिमिट को अगर आपस में बदल दिया जाए तो फलन के मान पर ऋण चिन्ह आ जाएगा, इंटीग्रल का जो मान होगा वो ऋण चिन्ह के साथ है। a से b fx dx का मान a से c fx dx प्लस c से b fx dx के बराबर होगा। a से b fx dx का मान a से b f a प्लस b माइनस x dx के बराबर होगा। 0 से a fx dx का मान 0 से f a माइनस x dx के बराबर होगा और 0 से 2a fx dx बराबर 0 से a fx dx प्लस 0 से f2a माइनस x dx के बराबर। 0 से 2a fx dx के दो मान होंगे 0 और 2 0 से a fx dx, ये होगा यदि f2a माइनस x बराबर माइनस fx हो जाए और ये होगा यदि f2a माइनस x बराबर fx हो जाए। माइनस a से a fx dx के भी दो मान होंगे, एक 0 और एक 2 0 से a fx dx। 2 0 से fx dx कब होगा, यदि fx इज इवन फंक्शन, यानी f माइनस x का मान fx के बराबर हो, जबकि यदि f माइनस x बराबर माइनस fx हो, माने fx इज ऑड फंक्शन ऑफ x, देन दिस इक्वल टू 0। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हुई और इनका एप्लीकेशन हम देखेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे इसकी चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहां हम देखते हैं x दिया है, अगर ये x ना होता तो इंटीग्रल हो सकता था, cos x को टी पुट कर देते और समाकलन हो जाता, लेकिन x दिया है तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 0 से fx dx इक्वल टू 0 से fa माइनस x
dx। इस प्रॉपर्टी को अगर लगाएंगे तो 0 से पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। कैसे किया गया? जहां जहां x लिखा था वहां a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स रख दिया गया। अब ये हमारा हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा और अपान कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है लेकिन स्क्वायर है इसलिए प्लस u। अब क्या करेंगे? 1 धन 2 दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो ये 2i हो जाएगा। 2i बराबर 0 से पाई, लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, साइन x कॉमन हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स साइन x अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। आप देखिए x वाली समस्या हमारी खत्म हो गई। 0 से पाई साइन x अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। अब आप इसका इंटीग्रल आसानी से कर सकते हैं। बस करना क्या है? कास x को हम टी पुट कर देंगे और कास x को जब टी पुट करेंगे तो हमारे पास पुट कास x इक्वल टू टी, तो साइन x dx इक्वल टू माइनस डी टी। क्यों माइनस डी टी? क्योंकि कास x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। i बराबर पाई बाई 2, ये 2 बटे में चला आएगा और आपके पास हो गया 0। जब 0 रखेंगे कास 0 की वैल्यू 1 होती है 1 और कास पाई जब x बराबर पाई रखेंगे तो आपका हो जाएगा कास पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। फिर प्रॉपर्टी लगा दीजिए पाई बाई 2 माइनस 1 से 1 dt बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। कैसे? a से b fx dx बराबर माइनस b से a fx dx। अगर हम लिमिट आपस में चेंज कर देते हैं तो माइनस चिन्ह आ जाता है और इस प्रकार से हमारा ये माइनस हट जाएगा और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अगली एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है माइनस a से fx dx बराबर 2 0 से fx dx if and only if f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी लगेगी f माइनस टी का मान एफ टी के बराबर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई 2 0 से 1 डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। और अब आपका ये पाई हो गया, ये tan इनवर्स टी लिखा है और लिमिट पुट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। 1 होती है वैल्यू पाई बाई 4 की और 0 होती है वैल्यू 0 की, यानी ये हो जाएगा पाई ब्रैकेट में पाई बाई 4 माइनस 0, यानी आपका आंसर हो गया पाई स्क्वायर बाई 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसको तैयार करें और इसी तरीके के कई सवाल हो सकते हैं। अगला एक प्रश्न है 0 से पाई बाई 2 i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 है और 1 अपान रूट काट x प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसको हम अगर चेंज करें 1 अपान रूट कास x अपान रूट साइन x प्लस 1 dx, और अब हम इसका एलसीएम ले लें तो आपका हो जाएगा रूट साइन x ऊपर चला जाएगा जब हर बराबर करेंगे तो यहाँ, और ये हो जाएगा रूट कास x प्लस रूट साइन x। और अब हम इसको समीकरण नंबर 1 पढ़ लेते हैं और फिर आप वही प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अभी हमने बताया था 0 से fx dx इक्वल टू 0 से fa माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, मान लीजिए आपका कास x हो गया
यहाँ साइन एक्स हो जाएगा और ये आपका cos एक्स हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया और अब हम क्या करेंगे 1/2 से 2i = 0 to π/2 ये और ये जुड़ेगा तो अंश और हर कट जाएगा, यानी केवल आपके पास dx बचेगा और dx का समाकलन यानी आपके पास π/2 - 0 तो आई आपका आ जाएगा π/4। और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये परीक्षा के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है। इस सवाल में जो आपकी वैल्यू है वो फाइंड करनी थी। 0 से π/2 दिया हुआ था और इंटीग्रल 1/√cot x + 1 लिखा था और आपका जो मान प्राप्त हो रहा है वो π/4 मिल रहा है। इस तरीके के कई सवाल हैं और सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई भी प्रश्न आप करेंगे तो अधिकांश सवालों का उत्तर यही आएगा, या आप ये कह सकते हैं अगर सेम क्वेश्चन है जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 0 से π/2 1/1 + √tan x, सेम क्वेश्चन इसका भी π/4 आएगा। √cos x √sin x + √cos x, ये भी सेम क्वेश्चन। इन सब सवालों का यही जवाब होगा और सब वही सवाल लिखे भी हैं। ये लिखा है ये वाला स्टेप, ये सवाल हो सकता है। तो इस तरीके के और ये सवाल एक पूछ लिया जाता है, प्रायः ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें, बहुत अच्छे से तैयार करें। अगला एक प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो सकता है। 0 से π/2 log sin x dx, ये log sin x हो सकता है, log cos x हो सकता है, log sin 2x हो सकता है। कई सवाल इस तरीके के हैं और सारे प्रश्न एक तरीके के हैं। ढंग से आप देखें, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे इसके वाले पहले वाले प्रश्न में। log sin π/2 - x और dx कौन सी प्रॉपर्टी है? 0 से a f(x) dx बराबर 0 से f a - x dx, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे और अब आपका ये बन जाएगा 0 से π/2 log cos x dx। आपका एक हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे सब में करते आए हैं 1/2 से 2i हो जाएगा 0 से π/2 log sin x + log cos x, लिमिट सेम है दोनों की, जुड़ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 0 से π/2 log sin x * cos x और /2 और अब हम इसको लिखेंगे 0 से π/2 log sin 2x dx और -0 से π/2 log 2 dx। अब 0 से π/2 log sin 2x dx का इंटीग्रल करने के लिए हमको 2x को t पुट करना पड़ेगा, dx बराबर dt/2, यानी 2i बराबर क्या होगा, जब 0 रखेंगे तो लिमिट 0 मिलेगी, लेकिन π/2 रखेंगे तो पाई मिलेगी और ये हो जाएगा log sin t dt/2 और माइनस log 2 बाहर और x का dx का समाकलन x। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से 2a, प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई हुई है, 0 से 2a f(x) dx बराबर 0 से a 2 बाहर हो जाएगा और f(x) dx। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कब ये होता है, जब f2a - x बराबर f(x) होता है। यहाँ पर है ये, इसलिए हो जाएगा 2/2 0 से π/2 log sin t dx और ये आपका हो गया -π/2 log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 - 0 यानी π/2 log 2।
और इसको हम फिर लिख सकते हैं a से b fx dx बराबर a से b ft dt। और इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं 0 से π/2 log sin x dx माइनस π/2 log, और ये आपका यहाँ i लिखा, तो ये आपका हो गया 2i माइनस i, 2i, i इधर आएगा माइनस i, तो यानी i बराबर आपका हो जाएगा माइनस π/2 log, या इसी को हम π/2 log 1/2 लिख सकते हैं। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कई सवाल इस तरीके के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कभी कभी 0 से π/2 log cos x कह दिया जाता है, वो भी यही प्रश्न होगा। आपकी 7.11 एक्सरसाइज इसी पर आधारित है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आपको एक प्रश्न पूछा ही जाना है, निश्चित रूप से पूछा जाना है, आप इसको अच्छे से तैयार करें। आपके एनसीईआरटी का एक प्रश्न है, थोड़ा अलग है, इसलिए हम ये देख रहे हैं। दर्शाइए कि 0 से a fx gx dx, 0 से fx gx dx is equal to 0 से a fx dx। जबकि दिया है यदि f और g को, यदि f तथा g को fx बराबर f माइनस f a माइनस x तथा gx प्लस g माइनस x बराबर g a माइनस x बराबर 4 के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, बिल्कुल अलग है। आपके पास एक समीकरण दिया है fx बराबर f a माइनस x और दूसरा समीकरण दिया है gx प्लस g a माइनस x बराबर 4। ये आपका दो। आप 0 से a fx इंटू gx dx, इसको अगर आप i पढ़ते हैं, आपका एक हो गया ये, और यहाँ अगर प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो f a माइनस x और g a माइनस x dx हो जाएगा। कैसे? ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई है, 0 से a fx dx बराबर 0 से f a माइनस x dx। और अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ें तो उसके पहले हम यहाँ पर जो आपका समीकरण नंबर 1 है उसका प्रयोग करेंगे। 0 से fx a माइनस x बराबर fx लिख देंगे और a माइनस x, और अब हम इसको 3 और 4 को जोड़ दिया जाए तो 2i हो जाएगा। 3 धन 4 से क्या हो जाएगा? 2i बराबर 0 से a ये जुड़ जाएगा, fx कॉमन हो गया, और gx प्लस ga माइनस x, और इसकी वैल्यू 4 है, तो 4 0 से fx, समीकरण 2 से इसका मान 4 हमने रख दिया, तो आपके पास i बराबर हो जाता है 2 0 से a fx dx। और हमको यही सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ लिख दीजिए 0 से fx gx dx बराबर 2 0 से fx dx। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इसका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के कई सवाल हो सकते हैं जहाँ पे आपको सीधे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने कुछ सवाल किए। एक इम्पॉर्टेंट सवाल इस तरीके का हो सकता है, परीक्षा में पूछा भी गया है 2016 में, 0 से π/2 log sin x माइनस log sin 2x। आपके
एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये इतना हो गया। अब इसको आप जब हल करेंगे तो आपके पास दो सवाल ये दिखेंगे, 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो आप क्या करेंगे, ये 2 तो बाहर ले लेंगे और इसको log sin x 0 से π/2 अभी हमने सॉल्व किया था, इसके पहले वाला क्वेश्चन वो है। और इसको क्या करेंगे, 0 से π/2 log sin 2x dx, ये भी बीच में कहीं सॉल्व हुआ था। 2x को t पुट करेंगे तो x dx बराबर dt/2 आ जाएगा, लिमिट आपकी 0 से π हो जाएगी। और फिर बदलते हुए जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं ये भी i बन जाएगा, यानी अगर इसको i1 पढ़ रहे हैं तो ये भी i1 बन जाएगा। अब i1 और ये भी i1 को लेकर हम सरल कर लेंगे तो हमारा केवल एक सवाल बनेगा और फिर हम उस एक i1 को केवल इंटीग्रेट कर देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके की आपकी ये एक्सरसाइज है 7.11। और इसके बाद आपकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा दिए हुए हैं, तो आपको इस तरीके के सवाल करने हैं। कभी कभी मापांक वाले सवाल दे देते हैं, जैसे x-1 और x-2, x-2 और x-3 और dx, और इन सब का इंटीग्रल लिमिट दी हुई है 0 से 1 से 4, 1 से 4। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे x बराबर 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे x बराबर 3 आएगा। यानी इसके लिए अंतराल आपके पास कोई अंतराल नहीं है, 1 4 ही रहेगा। इसका अंतराल आपका 1 2 और 2 4 हो गया, इसका अंतराल 1 3 और 3 4। अब हम देखेंगे कि किस अंतराल में ये फलन धनात्मक है, किसमें ऋणात्मक है। तो इसका तो यही रहेगा 1 से 4 x-1 dx, इसका 1 से 2 माइनस x-2, 1 से 2 और माइनस x-2 dx रखेंगे और फिर 2 प्लस 2 से 4 x-2 dx, इसका 1 से 3 x-3 dx माइनस में और 3 से 4 x-3 dx प्लस में। और फिर इन पूरे को हम समाकलन कर लेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, समाकलन करके लिमिट पुट करने पर जो हमको मान प्राप्त होगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ आपका जो समाकलन है, अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है, ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, इसका ये कंप्लीट होता है आपका। और इंटीग्रेशन के खत्म होने के बाद आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ना है। इसमें से भी एक प्रश्न परीक्षा में आता ही है। समाकलन के अनुप्रयोग में आपको एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है, दो वक्र दिए हुए हैं उनके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल, या इस तरीके के तमाम सवाल हो सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको यहाँ पूरा कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर, और आप उसका उपयोग करके अपने सिलेबस का अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आने वाली परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा भी कर रहे हैं। थ्योरी के साथ साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनकी चर्चा भी हम यहाँ कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना आवश्यक है। आप कर लेंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप एक कंटिन्यूटी के साथ अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर पाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और एक शेयर बहुत आवश्यक है, इसलिए आप अपने जो भी आपकी ग्रुप हैं, जो भी जहाँ पे आप सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, उनको आप हमारा ये वीडियो उन तक जरूर पहुँचाएं। धन्यवाद। अगले सेशन में समाकलन के अनुप्रयोग की चर्चा हम करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे चैनल पर आप बने रहिए। धन्यवाद।